मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ। अब मैंने जो दो पार्ट पढ़ा दिए हैं, इसमें शासन काल में आपका पहला है गुलाम वंश और दूसरा है खिलजी वंश। उसके बाद में खिलजी वंश के बाद में आता है तुगलक वंश। ठीक है। और आपका ये तुगलक वंश है। ये तुगलक वंश में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। तुगलक वंश आ गया है कि तुगलक वंश सर्वाधिक शासन इसने किया था। इस वंश ने, तुगलक वंश ने, जिसमें आपके 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक, और इसमें लगभग 93 वर्ष तक शासन किया था। जो आपके दिल्ली की गद्दी पर इसके शासक बैठे थे। सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन करने वाला कौन सा वंश है? तुगलक वंश। ये अक्सर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद में फिर ये भी पूछा जाता है कि सबसे दिल्ली सल्तनत में सबसे कम किसने शासक किया था, तो शासन किया था, तो वो आपके खिलजी वंश ने। और खिलजी वंश ने कितना किया था? लगभग 30 वर्ष तक। ठीक है। क्योंकि जो गुलाम वंश था 1206 से, ठीक है, जो गुलाम वंश में शासक था 1206 से और 1290। ठीक है। जो गुलाम वंश था, जो आपको बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट में मुख्य बता दे रहा हूँ जो आप क्या काम कर दें। अब आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश में 1206 से 1290 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद में दूसरा खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। उसके बाद में तुगलक वंश 1320 मतलब इसके 93 के समथिंग में उसका है। 1320 से 1413। ठीक। और चौथा आता है आपका सैयद वंश 14 से 13 से आपका 1413 या 1414 से 1451। 1414 से 1451 ईस्वी। उसके बाद में आता है आपका लोधी वंश 1451 से। जो लोधी वंश होता है ये, क्योंकि जो गुलाम वंश है आपका 1206 से 1290 ईस्वी में। उसके बाद में खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी में। उसके बाद में तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी में। और उसके बाद में सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी में। और आपका लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी। ये गुलाम वंश जो लगभग गुलाम वंश में आता है, लगभग इसका 1206 से 1284 वर्ष। और उसके बाद में 30 वर्ष। और उसके बाद में 93 वर्ष। उसके बाद में आपका आएगा इसका लगभग 37 वर्ष। ठीक। और इसमें 49 और आपका 49 है। तो 49 लगभग मतलब 1526 1451 5। ठीक है। 1526 है, 1451 5 और 5 आ गया। और यहाँ से ढाई ले ली 12 में से 5 गए 7, लगभग 75 वर्ष। ठीक है। 75 वर्ष हो गया। यदि इसको प्लस भी करो तो 5 और 1 6, 7 5 12 का 2 हासिला 1 और 14 और 1 15। ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है 100 वर्ष हो गया। और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है
गुल खिले सैद लो। ठीक है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक भी है, आप भी बना सकते हैं शॉर्ट ट्रिक। गुल खिले सैद लो, गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, और सैद से सैद वंश, और लो से लोधी वंश। और जो क्रम है, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी, सैद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई जो संगत है क्रम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, किन में से गुलाम वंश के बाद में कौन सा क्रम है, तो ये इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है क्योंकि मेरे को इसके बारे में जो क्वेश्चन है, क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए मैं बीच में क्वेश्चन ही बता देता हूँ। जो मेरे को याद आ जाते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एग्जाम में इनका क्रम भी पूछ लेता है। ठीक है, और कौन सा वंश में किसने शासन किया था, किस वंश ने सर्वाधिक शासन किसने किया था, तो किसने किया था, इसमें तुगलक वंश ने। ठीक है, कितने वर्ष, 93 वर्ष। ठीक है, या इनमें से सल्तनत काल में सबसे कम किस वंश ने शासन किया था, तो किसने, खिलजी वंश ने। ठीक है, या सल्तनत काल में प्रथम वंश कौन सा था, गुलाम वंश। या सल्तनत काल में अंतिम वंश कौन सा था, अंतिम वंश कौन सा था, लोधी वंश। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है कि सबसे कम और सबसे ज्यादा वंश, और वो आपको बताइए सल्तनत काल में। तो सबसे कम आपका खिलजी वंश, सबसे ज्यादा उसमें तुगलक वंश। ठीक है, इसलिए मैं बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबसे कम सबसे ज्यादा, या क्रम भी पूछ लेते हैं। गुलाम वंश में कितने दिन तक शासक, कितने वर्ष शासक किया था, 84 वर्ष। अभी पीछे का एग्जाम गया है, उसमें ये पूछा जाता कि गुलाम वंश में, गुलाम वंश जो सल्तनत काल का जो गुलाम वंश था, उसने कितने वर्ष तक शासन किया था। यदि आपको सन पता होगा तो आप इसमें माइनस करके सन को बता सकते हैं। तो ऑप्शन था 81, 82, 83, 84 ऑप्शन था, तो ये 84। ठीक है, तो और इसलिए सन याद करना जरूरी है, और सन से आपको दो फायदा होंगे। एक तो फायदा होगा कितने वर्ष तक, और यदि सन आपको याद है तो इसी में से सबसे कम का भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, सबसे ज्यादा भी क्वेश्चन वाला ठीक हो जाएगा, और इसमें कितने वर्ष तक इन्होंने शासन किया था ये भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। और जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसका क्रम भी याद रहेगा। और उसके बाद में जो शॉर्ट ट्रिक है, गुल खिले। ठीक है, अब जो शॉर्ट ट्रिक है सिंपल सी, गुल खिले तो सैद लो, गुल खिले तो सैद लो। ठीक है, एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक, सिंपल सी ट्रिक है, गुल खिले तो सैद लो, सिंपल ट्रिक है। गुल से गुलाम, खिल से खिलजी, तो से तुगलक, और सैद से सैद वंश, और लो से लोधी वंश। इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी एक आसान ट्रिक बता दे रहा हूं, मैं शॉर्ट ट्रिक से भी, गुल खिले तो सैद लो। ठीक है, क्योंकि जब गुल खिले मतलब जब गुलाब खिलता है, तो गुलाब खिलने के बाद में जब गुलाब खिलता है तो गुलाब के गुलाम, और खिलने से खिलजी वंश, तो उसमें बाद में गुलाब खिलता है, गुलाब खिलने के बाद में मधुमक्खी उसमें मड़ाती है, जिससे आदमी तो सैद लो, जिससे आदमी क्या कहता है, यदि गुल खिले, यदि गुलाब खिले तो आप सैद लो। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, इसलिए आपको ये ट्रिक याद रहेगी। तो अब मैं पढ़ाता हूं आपको तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन काल था आपका 1320 से 1413 ईस्वी। ठीक है, 1320 से 1413 ईस्वी तक जो आपका तुगलक वंश का शासन था दिल्ली सल्तनत काल में। ठीक है, अब इसमें क्रम बताता हूं मैं आपको कि इसमें कितने शासक, इसमें किन्होंने और कितने दिनों तक किसने शासन किया था तुगलक वंश में, और राजा। तो इसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक।
इसका शासनकाल है 1320 से 1325 ईस्वी का, क्योंकि तुगलक वंश का संस्थापक था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1325 ईस्वी से 1391 ईस्वी था। और ये तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम है क्या था बचपन का, जौना खां, और ये किसका पुत्र था आपका गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है, और उसके बाद में बनता है फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। फिर चौथा शासक गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1389 ईस्वी में। फिर पांचवा शासक अबू बकर 1389 से 1390 ईस्वी तक। फिर छठा नासरुद्दीन महमूद शाह 1390 ईस्वी से 1394 ईस्वी में। फिर सातवां अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी तक। और उसके बाद में आठवां नुसरत शाह तुगलक 1395 से 1398 ईस्वी में। फिर नौवां नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 से 1413 ईस्वी में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आप बता देंगे गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जब दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश का स्थापना करी थी, उससे पहले ये क्या था? उससे पहले क्या था? ये दीपालपुर, ठीक है, जो पश्चिमोत्तर प्रदेश पर जब मंगोल आक्रमण कर रहे थे तो उस टाइम पे दीपालपुर का सूबेदार बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। और जो गयासुद्दीन तुगलक का उससे पहले क्या नाम था? इसको बोला जाता था गाजी मलिक। ठीक है, इसको क्या बोला जाता था? गाजी मलिक, क्योंकि इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। गाजी मलिक को ही अलाउद्दीन खिलजी ने दीपालपुर का सूबेदार बनाया था। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक गद्दी पर, ये गयासुद्दीन तुगलक जो बैठा था दिल्ली गद्दी पर, इस नाम से बैठा था, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा था, उससे अन्य वास्तविक का नाम था गाजी मलिक। ठीक है, और फिर क्वेश्चन कहता है कि ये एक तो क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? दूसरा क्वेश्चन गाजी मलिक। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन गाजी मलिक जो सिंहासन बैठा था तो किस नाम से बैठा था दिल्ली की गद्दी पर? तो आप गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन बनने और उसने कितने वर्ष तक शासन किया? 1320 से 1325 ईस्वी तक। उसके बाद में गयासुद्दीन जो गाजी मलिक था, गाजी मलिक कहाँ का सूबेदार था? तो आप बताएंगे दीपालपुर का सूबेदार था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों बनाया था? क्योंकि जो पश्चिमोत्तर जो भारत आक्रमण हो रहे थे, मंगोल आक्रमण, उसे रोकने के लिए इसने अलाउद्दीन खिलजी को इसको सूबेदार बनाया था। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन गयासुद्दीन तुगलक के बाद में कौन शासक बना था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? ये क्वेश्चन था जौना खां। ठीक है, जौना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं, क्योंकि जौना खां किसका पुत्र था? ये आपका या तो ऑप्शन में होता है गाजी मलिक भी हो जाता है, गाजी मलिक भी रहता है ऑप्शन में, गाजी मलिक भी रहता है, गाजी मलिक नहीं तो गयासुद्दीन तुगलक भी रहता है, क्योंकि एग्जामिनर काफी एक्सपर्ट है। अब देखो इसमें पूछ लिया कि मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ABCD, तो इसमें जैसे पूछ लिया आपका मोहम्मद बिन तुगलक MBT, मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था? ठीक, तो इसमें आपका गाजी मलिक। ठीक, और आपका उसके बाद में ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं देगा, या गाजी मलिक देगा तो मोहम्मद बिन तुगलक नहीं देगा। और यदि क्योंकि एग्जाम क्या है कि बात एक है, गाजी मलिक इसका वास्तविक नाम था और गयासुद्दीन तुगलक की राजगद्दी पर इस नाम से बैठा था, दिल्ली की सिंहासन पर बैठा था। तो ये एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है स्टूडेंट को कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था, तो गाजी मलिक दे देगा और गयासुद्दीन तुगलक नहीं देगा। तो एग्जामिनर जो बच्चे स्टूडेंट हैं तुरंत ये हेरफेर कर लेते हैं कि यार इसमें मोहम्मद तुगलक गाजी मलिक और उसमें गाजी मलिक का, तो इसमें गाजी मलिक नाम दे रखा है, मोहम्मद बिन तुगलक का दे रखा नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में फंस जाते हैं। और कभी भी सिंपल से दे देगा
कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका पुत्र था, तो आपका किसका था, गयास बिन तुगलक। ये सिंपल सा होगा, ठीक है। अब एक बात और, मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम, मैं मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक भी दे देगा और जौना खां भी दे देगा और बाकी किसमें ऑप्शन डाल देगा। तो वास्तविक नाम क्या था, जौना खां था, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक का। ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद में, ठीक है, अब आपने देख लिया कि तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक। उसके बाद में गयास बिन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक। इसका नाम था वास्तव में गाजी मलिक और दीपालपुर का सूबेदार था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में इसको बनाया था, क्योंकि जो 1305 ईस्वी में, ठीक है, इसको जो सूबेदार बनाया था, कब बनाया था, 1305 ईस्वी में दीपालपुर का सूबेदार बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, ALU, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद में मोहम्मद तुगलक शासक बनता है 1325 से 1351 तक। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है 1351 से 1388 तक। उसके बाद में गयास बिन तुगलक द्वितीय 1398 ईस्वी तक, 89 ईस्वी तक। और पांचवा अब्बू बकर 1389 से 1390 ईस्वी तक। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी तक। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी तक रहता है ये। और आठवां नुसरत शाह तुगलक 1395 से 1398 ईस्वी तक। और नौवां नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 से 1413 ईस्वी तक। अब तुगलक वंश में कितने शासक थे, 9 शासक थे। तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था, गयास बिन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं बनता, तो इसमें कई क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको गयास बिन तुगलक, ठीक है। अब क्योंकि क्रम में बता दिया इसका कितने दिन का शासन किया था, और फिर क्वेश्चन रहता है कि दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक शासन किसने किया था, किसने किया था, तुगलक वंश ने, जो मैं आपको बताया तुगलक वंश ने। सबसे कम किसने किया था, खिलजी वंश ने, ठीक है। या दिल्ली सल्तनत काल में प्रथम वंश कौन सा था, गुलाम वंश। या दिल्ली सल्तनत काल में अंतिम वंश कौन सा था, आपका लोधी वंश, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने गयास बिन तुगलक, ठीक है, अब जो है तुगलक वंश में गयास बिन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी में, कुछ गयास बिन तुगलक जो तुगलक वंश था और ये तुगलक तुर्क थे, इसके बारे में कुछ विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार धरे हैं। पहले मैं उसको आपको बताता हूँ। अब क्या है कि तुगलक वंश के तुर्कों को, ठीक है, तुर्क जो तुगलक वंश के तुर्क थे उनको क्या संबोधित किया था, करोना, ठीक है, क्या संबोधित किया, करोना तुर्क कहकर संबोधित किया था इसको, तुगलक जो तुर्क थे। और मोरंग के यात्री, उसने मोरंग का जो यात्री था, क्योंकि इब्न बतूता, ये भी पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, मोरंग होगा। और मार्को पोलो कहाँ का यात्री था, वेनिस मतलब इटली का, तो इसलिए मैंने आपको ये लिख दिया है। मोरंगो के यात्री इब्न बतूता के अनुसार, ठीक है, इसने क्या बोला है तुगलक को कि सिंध से तुर्किस्तान के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले तुर्कों को करोना तुर्क कहा गया, क्योंकि जो इसका इनका स्थान था, जैसे आपका नीचे छोटा सा मैं बना देता हूं, नीचे है तो ये सिंध था, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये सिंध था। सिंध के पास में ही तुर्किस्तान के बीच, ठीक है, जो सिंध और तुर्किस्तान इसके जो बीच वाला हिस्सा था, ठीक है, ये बीच वाले हिस्सा में ये तुर्को मतलब तुर्क रहते थे, जिससे कहा इनको करोना तुर्क कहा गया ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, इब्न बतूता ने क्या बोला है कि सिंध से तुर्किस्तान के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले तुर्कों को करोना तुर्क कहा गया है, ठीक है। उसके बाद में ये किसने बोला था, ये इब्न बतूता ने बोला था। फिर वेनिस मतलब इटली के यात्री थे मार्को पोलो ने तुगलक को क्या करा, तुर्की पिताओं तथा हिंदुओं माताओं की संतान होने के कारण इन्हें करोना तुर्क कहा गया, क्योंकि जो तुर्क थे, क्योंकि ऐसा है कि तुर्क थे तो इनकी जो तुर्क ने सरदारों ने शादी की थी भारतीय हिंदू महिला से, ठीक है, तो इनकी संतान थी, ठीक है, माता हिंदू थी और पिता तुर्क सरदार थे।
तो इसलिए इन्होंने मार्को पोलो ने ये बताया है। और इब्न बतूता ने कोरोना तुर्क क्यों कहा गया, इसके लिए उन्होंने ये बताया है। और दोनों ही जो मध्य प्राचीन जो इतिहासकार थे, ये भी इतिहासकार थे, ये दोनों ही सही बताते हैं, क्योंकि सिंध के तुर्किस्तान के बीच पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले तुर्कों को कोरोना तुर्क कहा गया। और मार्को पोलो के अनुसार तुर्की पिता तथा, क्योंकि तुर्की इनके पिता थे और हिंदू इनकी माता थी, संतान होने के कारण इसलिए इनको कोरोना कहा गया। और एक बात और, जो गयासुद्दीन तुगलक था, इनकी माता एक हिंदू थी और इनके जो पिता थे बलबन के शासनकाल में ही एक तुर्क सरदार रहे थे। ठीक है, तुर्क सरदार रहे थे, इसलिए वस्तुतः गयासुद्दीन की माता हिंदू थी, जबकि इसका पिता बलबन के समय एक तुर्क सरदार था। एक सिंपल सी बात है भाई, इब्न बतूता ने कहा है कि सिंध से तुर्किस्तान के बीच में पहाड़ी स्थान था, उसमें ये तुर्क सरदार रहते थे, इसलिए इनको कोरोना कहा गया। और मार्को पोलो ने कहा है कि जो तुर्क लोग थे, इनके जो पिता वो एक तुर्क सरदार थे और माता एक हिंदू माता थी, इसलिए इनको कोरोना के नाम से कोरोना तुर्क कहा गया है। अलग अलग विचार है और दोनों ही हैं, और ये रियल थे कि इनकी माता थी, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक की माता भी एक हिंदू थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। अब आता है गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक। अब गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इसका शासनकाल था 1320 से 1325 ईस्वी में। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पश्चिमोत्तर भारत में मंगोल का आक्रमण हो रहा था, तो उसी समय गाजी मलिक के नाम से, कौन? गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक के नाम से दीपालपुर का सूबेदार बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में। क्योंकि वहाँ से जो दीपालपुर सूबेदार इसलिए बनाया था गाजी मलिक, जो गद्दी पर किस नाम से बैठा था? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, क्योंकि जो पश्चिमोत्तर भारत में मंगोल का आक्रमण अधिक हो रहे थे, तो इसलिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दीपालपुर का सूबेदार बनाकर नियुक्त किया था। और एक बात और, इसने सर्वाधिक, ठीक है, इसने सर्वाधिक मंगोल आक्रमण को, ठीक है, क्योंकि इसने 29 बार मंगोल आक्रमण को जो मंगोल आक्रमण हुआ था इसके समय में 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ था, तो उस मंगोल आक्रमण में 29 बार पराजित करने में उपलक्ष्य, ठीक है, जब इसने 29 बार पराजित करे थे मंगोल आक्रमण, तो इस टाइम पे, अब ये क्वेश्चन इस टाइम पे, जो क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इसलिए पहले तो एक तो इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक, ठीक। उसके बाद में दिल्ली की राजगद्दी पर किस नाम से बैठा? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। फिर ये तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक। और इससे पहले किस नाम गयासुद्दीन तुगलक के गद्दी से बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? कहाँ का था? दीपालपुर का सूबेदार था। और किसने बनाया था इसको? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों बनाया था? क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हो रहे थे और मंगोल आक्रमण होने को रोकने के लिए इसने सूबेदार बनाया किसको? गाजी मलिक को, मतलब गयासुद्दीन तुगलक को सूबेदार बनाया। कहाँ का? दीपालपुर का। उसके बाद में सर्वाधिक 29 बार, ठीक है, मंगोल आक्रमण उपलक्ष्य में, जब इसने 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था भारत पर, पश्चिमोत्तर भारत में, तो इसने उनको पराजित किया 29 बार। और पराजित करने के बाद में वहाँ इसने उपाधि धारण की, जिसको बोला जाता है गाजी, ठीक है। और गाजी का जो मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला, ठीक है। इसने धारण उपाधि की, कौन सी? गाजी, और इसलिए इसका पूरा नाम हो गया गाजी मलिक, ठीक है। और इसलिए इसको काफिरों को, इसलिए इसको गाजी का जो मतलब क्या है? काफिरों का वध करने वाला। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। फिर क्या होता है कि इसकी जो माता थी वो हिंदू थी, गयासुद्दीन तुगलक की, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये बाद में बताऊंगा, पहले आपको मेन मुख्य बात इनकी बताता हूँ।
और इसने सीरी के किले में अपना राज्य से करवाया था, क्योंकि ये सीरी का किला था। ये सीरी किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी भी सीरी किले में रहा था कई बार। ठीक है, एक बार डरने के बाद में जब उसने आक्रमण किया था, तो ये डरने के बाद में ये मंगोल आक्रमण या फिर उससे पहले जब शाह खिलजी था, तो उस टाइम पे डर के मारे इसने वहाँ के जनता उसके अमीर लोगों के मारे ये सीरी किले में रहा था। वो बात अलग है जो मैंने पीछे वीडियो में आपको बताई है। तो इसने जो पहले राज्याभिषेक करवाया था सीरी का किला में राज्याभिषेक करवाया था, उसके बाद में सीरी के बाद में इसने एक तुगलकाबाद महल का निर्माण करवाया था, जिससे कि वहां से इसने शासन संचालित किया था। और शासन संचालित करने के बाद में गद्दी पर बैठने के बाद सुल्तान जिसका अपना पुत्र था, जिसका नाम था जौना खां, और वास्तविक नाम जौना खां था उसका, और जो गद्दी पर बैठता है इसके बाद में वो मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां बोला जाता है, क्योंकि जौना खां का वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, और राजगद्दी पर जो बैठता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठता है, और वैसे वास्तविक नाम जौना खां था। और ये जौना खां था जिसका नाम जो जौना खां था, इसका पुत्र किसका? गयासुद्दीन तुगलक का। जब ये गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि पहले इसने सीरी के राज्याभिषेक करवाया था, दूसरा इसने जो तुगलकाबाद महल का निर्माण करवाया था, तुगलकाबाद महल का निर्माण कराया था, वहीं से शासन संचालित किया था। और गद्दी पर बैठने के बाद सुल्तान अपने पुत्र जौना खां को उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, जौना खां को उत्तराधिकारी बना दिया था। और उत्तराधिकारी बनाने के बाद में उसी समय इसने एक उपाधि धारण की। किसने? जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने उलुग खां। ठीक है, किसकी उपाधि धारण की थी? उलुग खां की। और उलुग खां की उपाधि धारण करने के बाद में एक बात और है, जो उलुग खां की जो उपाधि धारण की थी दोनों ने की थी। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन ये पूछ जाता है उलुग खां की उपाधि किसने करी? दोनों ने की थी। इससे पहले उलुग खां की उपाधि किसने करी थी? सल्तनत काल में सर्वप्रथम बलबन को मिली थी उपाधि, और बलबन के बाद में किसको मिली थी? मोहम्मद बिन तुगलक को, मतलब जौना खां को, जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक बार मुख्य बात बताना चाहता हूँ कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। क्योंकि इसके नाम के बाद तुगलक जुड़ा था। क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक था, और ये ऐसा कोई मतलब नहीं था कि तुगलक वंश जुड़ा, क्योंकि इसके नाम के पीछे तुगलक था, इसलिए इसका नाम, वंश का नाम क्या पड़ा? तुगलक वंश पड़ा था। इससे पहले दीपालपुर का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसका नाम गाजी मलिक था। जब सुल्तान ने पश्चिमोत्तर भारत में मंगोल आक्रमण हो रहे थे, उस समय इसको दीपालपुर का सूबेदार बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन तुगलक के मंगोलों को सर्वाधिक 29 बार पराजित करने के उपलक्ष्य में गाजी, ठीक है, गाजी, और गाजी को क्या बोलते हैं? काफिरों का वध करने वाला की उपाधि धारण की थी। इसने सीरी के किले में अपना राज्याभिषेक कराया। इसके बाद में तुगलक का बाद महल का निर्माण कराया और वहीं से शासन संचालित किया। और गद्दी पर बैठने के बाद सुल्तान ने अपने पुत्र जौना खां को उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, और उत्तराधिकारी बनाने के बाद में कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरा जो पुत्र है जौना खां ही, ठीक है, उत्तराधिकारी बनेगा। और ये किस गद्दी पर बैठा था? किस नाम से बैठा था? दिल्ली सल्तनत गद्दी पर बैठा था, जिसका वो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, किस नाम से दिल्ली गद्दी पर बैठा था? जौना खां, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक मतलब जौना खां को उत्तराधिकारी बना दिया। और जौना खां ने एक यहाँ उपाधि धारण की, उलुग खां की उपाधि। उलुग खां की उपाधि पहले भी सर्वप्रथम सल्तनत काल में, दिल्ली के सल्तनत काल में गद्दी पर बैठा था बलबन। सर्वप्रथम बलबन को मिली थी उपाधि उलुग खां की, और बलबन के बाद में फिर किसको मिली थी? मोहम्मद बिन तुगलक को, मतलब जौना खां को मिली थी। अब क्वेश्चन की बात आती है कि क्वेश्चन बनता है कि गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1320 ईस्वी से 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था गाजी मलिक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये इससे पहले, गद्दी से पहले ये कहाँ का सूबेदार था? तो कहाँ का? दीपालपुर का सूबेदार था। ये क्वेश्चन बनता है।
और दीपावली का सूबेदार किसने नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। उसके बाद में क्यों किया था? क्योंकि मंगोल आक्रमण ज्यादा हो रहे थे किस क्षेत्र से? पश्चिमोत्तर भारत से, जिससे कि रोकने के लिए दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने सर्वाधिक 29 बार मंगोल आक्रमण को पराजित करने के बाद में उसी समय इसने 29 बार पराजित किया था मंगोलों को। और पराजित के उपलक्ष्य में इसने गाजी, ठीक है, गाजी की नाम की उपाधि धारण की। और गाजी का मतलब है काफिरों को वध करने वाला, काफिरों को वध करने वाला गाजी का मतलब है, ये धारण की थी। और उसके बाद में इसने राजाभिषेक करवाया था अपने सीरी का किला। सीरी किला वही किला है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। उसके बाद में जब सीरी के किले में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है, तो ये उसके बाद में एक शहर का एक महल बनवाता है, तुगल का बाद महल का निर्माण करवाता है। और उसी महल से ही ये अपना सत्ता को शासन संचालित करता है। और संचालित करने के बाद गद्दी पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद में ही ये अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है किसको? जौना खां को। जौना खां इसका पुत्र होता है। और पुत्र होने के बाद में जो जौना खां जो गद्दी पर बैठता है वो किस नाम से बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये क्वेश्चन यह था कि मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और उसी समय पे उलुग खां की उपाधि धारण करता है मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब जौना खां, ठीक है। जब सुल्तान ने गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान ने गद्दी पर बैठता है, तो गद्दी पर बैठने के बाद ही उत्तराधिकारी घोषित कर देता है जौना खां को। और जौना खां को मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को। और जौना खां को गद्दी पर बैठने के बाद में और जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक को एक उपाधि मिलती है उलुग खां। उलुग खां की उपाधि ये पहली बार उपाधि नहीं मिली थी किसी भी सुल्तान या उत्तराधिकारी को लिए। इससे पहले उलुग खां की जो उपाधि मिली थी सर्वप्रथम दिल्ली जो राजगद्दी पर मतलब सल्तनत काल में वो बलबन को मिली थी, ठीक है। और बलबन के बाद में जौना खां को मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को मिली थी। उसके बाद में जब गयासुद्दीन तुगलक सूबेदार होता है दीपावलपुर का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत का, पश्चिमोत्तर भारत का, तो वहाँ पर जगह खाली हो जाती है। तो फिर जगह खाली होने के बाद में ये किसलू खां, ठीक है, किसलू खां को नियुक्त करता है। और किसलू खां का जो नाम था बहराम आई, ठीक है, क्या नाम है इसका? बहराम आई उर्फ किसलू खां को नियुक्त करता है। पद ये पहले वहां का सूबेदार होता है मंगोल आक्रमण के लिए, पर वहां पर जगह खाली होती है, तुरंत ही ये बहराम आई उर्फ किसलू खां को नियुक्त कर देता है पश्चिमोत्तर भारत में। उसके बाद में जो नीति ये अपनाता है रस्म ए मियाना की नीति। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। रस्म ए मियाना का अर्थात रस्म ए मियाना का मतलब होता है कि शक्ति एवं नरमी के बीच संतुलन की नीति कहलाते थे। सुल्तान ने राजकोष की ओर ध्यान देते हुए सर्वप्रथम उन सभी लोगों को धन की वसूली के निर्देश दिए जिन्हें नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने, क्योंकि नासिरुद्दीन खुसरो था ये वजीर था जो अंतिम खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था, और जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था उसका वजीर था, ठीक है, किसका? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का वजीर था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी का वजीर होने के बाद में ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह उसकी हत्या करवा देता। हत्या करने के बाद में स्वयं सुल्तान को स्वयं घोषित कर लेता है। तो इसको महत्वपूर्ण बढ़ाने के लिए इसने काफी धन दौलत लुटाया था, जिससे उलेमा, सरदार, संत, तो उनको सब ज्यादा इसने जो धन दिया था वो दिया था आपके निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टन का, ठीक है, सर्वाधिक 5 लाख टन का दिया था नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने। तो जितने भी जो धन दिया था, जो राजकोष, तो किसने जितना भी राजकोष था वो खाली कर दिया था। इसलिए राजकोष को बढ़ाने के लिए, राजकोष को इकट्ठा करने के लिए, कोई भी राजा या जो कोई सुल्तान होता था या कोई सम्राट होता था उसको स्थिति मजबूत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आर्थिक स्थिति की, मतलब धन की आवश्यकता होती है। और उससे पहले जो गद्दी पर बैठा था कौन? गयासुद्दीन तुगलक, तो इसने राजकोष को काफी बर्बाद कर दिया। राजकोष में कुछ नहीं रहा था, क्योंकि इसका नासिरुद्दीन खुसरो शाह था, ये
धन देने के बाद में ये सोचता था कि दरबार में जितने भी समर्थक के बदले में मुझे समर्थक मिल जाएगा और मैं दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाऊंगा। पर ये उससे पहले उससे मृत्यु के बाद में अपने को स्वयं को सुल्तान घोषित कर लेता है। अब क्या होता है कि जो भी इसने करे थे विपरीत काम करे थे, क्योंकि जो भी राजा पीछे थे राजकोष को लूट के या आक्रमण करके राजकोष को इकट्ठा करना है, राजकोष को मजबूत बनाना, जिससे आगे को कोई सेना या स्थिति आगे बढ़े तो राजकोष को उससे फायदा मिलेगा। तो राजकोष जब खाली हो गया था उस राजकोष को भरने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने क्या आदेश दिए कि जितने भी नासिर खुसरो ने जिनको भी धन दिया है उनको वसूली कराया जाए और वसूली करने के बाद में राजकोष में जमा करा जाए। तो इसी बीच ही समझा धन दिया था किसको, निजामुद्दीन औलिया, क्योंकि काफी इनके अनुयायी थे जो चिश्ती संप्रदाय के। तो उस टाइम पे संत के उलेमा और सरदारों की चलती थी, इसलिए इन्हें सबसे ज्यादा धन और धन कितने दिया था 5 लाख टन का। ठीक है, अब निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया कि मैं धन वापस नहीं दूंगा और धन वापस नहीं देने के बाद में फिर सुल्तान और निजामुद्दीन औलिया के बीच में काफी तनाव हो गया और तनाव होने के बाद में ये इसने क्या बोला था वहां पे, जब मैं वापस आऊंगा आपको मृत्यु दंड दूंगा। किसको, निजामुद्दीन औलिया को। और निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि इसलिए निजामुद्दीन औलिया ने बोला था निजामुद्दीन औलिया ने बोला था कि हनूज ए दिल्ली दरस्त। निजामुद्दीन ने बोला था किसको, गयासुद्दीन तुगलक को। हाँ, मतलब दिल्ली अभी दूर है। और इस बारे में अब देखें, सुल्तान ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद जौना का मोहम्मद बिन तुगलक उल्लू खां के उपाय धारण करता है। ठीक है, उसके बाद में इससे पहले अल्लू खां के उपाय धारण करने वाला प्रथम सुल्तान बलबन था। पश्चिमी उत्तर भारत के मंगोल के विरुद्ध बहराम आई उर्फ उसलू खां को नियुक्त करता है। सुल्तान की नीति रसम ए मियाना अर्थात शक्ति व नरमी के बीच संतुलन की नीति कहलाती है। सुल्तान ने राजकोष की ओर ध्यान देते हुए सर्वप्रथम उन सभी लोगों से धन वसूलने के निर्देश दिए जिन्हें नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने अपनी सत्ता को समर्थन देने के बदले में विपरीत किया था, मतलब धन दिया था। और चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया ने धन देने के लिए मना कर दिया। अतः सुल्तान के संबंध में तनावपूर्ण हो गया और जिससे कि गयासुद्दीन तुगलक ने बोला कि जब मैं दिल्ली आ जाऊंगा तो आपका मृत्यु दंड दूंगा, क्योंकि आपने सुल्तान की बात नहीं मानी है। जब उसके विपरीत ये निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि किसको, गयासुद्दीन तुगलक को हनूज ए दिल्ली दरस्त, हनूज ए दिल्ली दरस्त, अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, जब ये कहता है कि जो धन है गयासुद्दीन तुगलक जो आपके नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने जो धन दिया है उसको वापस करें सभी, क्योंकि अमीरों को भी दिया था, संतों को भी दिया था और आपके उलेमा को भी दिया था। उसको अपना मतलब सुल्तान को जो खुसरो शाह था तो ये चाहता था कि मुझको धन देने के बाद में राजकोष में काफ़ी धन था, वो धन ऐसे ही उसको लुटा देता है। और लुटाने के बाद में जब भी लोग ऐसा तो नहीं होते और जब भी उसके खिलाफ विद्रोह होता रहता है। और सबसे ज़्यादा जो रुपये दिया था उसने 5 लाख टन का संत निजामुद्दीन औलिया को दिया था। तो निजाम औलिया से गयासुद्दीन तुगलक कहता है कि आप धन को वापस करें। निजामुद्दीन औलिया धन को मना कर देता है और मना करने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक कहता है निजामुद्दीन औलिया से कि जब तक मैं दिल्ली आऊँ, ठीक है, किससे, निजामुद्दीन औलिया से, जब तक मैं दिल्ली आऊँ उसके पहले आप दिल्ली छोड़कर चला जाएं। और फिर अलाउद्दीन गयासुद्दीन तुगलक को बोला था निजामुद्दीन औलिया ने हनूज ए दिल्ली दरस्त, मतलब अर्थात इसका मतलब होता है दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर है, फिर क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक अफगान नामक गांव में विश्राम कर रहा है और उसमें विश्राम करने के लिए एक लकड़ी का महल बनाया जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को लकड़ी का महल बनाने के बाद में वो गिर जाता है इसके ऊपर, इससे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। कुछ अधिकतर विद्वान कहते हैं कि इसमें षड्यंत्र था मोहम्मद बिन तुगलक का, इसमें षड्यंत्र था। और जो आपके लिए मैं और बताता हूँ कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा हनूज दिल्ली दुरुस्त, दिल्ली अभी दूर है। उसने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करवाए थे। किसने,
गयासुद्दीन तुगलक ने, इसने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाई थी और नहरों का निर्माण करवाया था। इससे किसानों और राज्यों की आर्थिक नीति में सुधार भी हुआ था। इसने कहा क्या करा था गयासुद्दीन तुगलक ने कि सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाया, सिंचाई व्यवस्था को की मरम्मत करवाई थी, सिंचाई व्यवस्था के और उसको महत्व दिया था इसने, जिससे कि आगे को और अच्छा बन सके, इसलिए इसने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाया था। और उसके बाद में नहरों का निर्माण करने के बाद में इसने नहरों का निर्माण करवाया, जिससे कि राज्य और शहर और जो गाँव थे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और उसमें सुधार भी आया। और इसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। ये बहुत क्वेश्चन हो जाता है। इसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। इसने न्याय व्यवस्था में सुधार किया था। ठीक है, न्याय व्यवस्था में सुधार किया था और आपका सिंचाई व्यवस्था में दुरुस्त करवाया था, में सुधार किया था और नहरों का निर्माण करवाया था, जिससे किसान राज्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। उसने न्याय व्यवस्था में सुधार करवाया था। उसने जनाब ओलिया को दिल्ली छोड़कर चले जाने का कहा था। यह सुनकर ओलिया ने कहा था हनुज दिल्ली दुरुस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और गयासुद्दीन तुगलक अफगान नामक गांव में विश्राम कर रहा था, तो लकड़ी के महल गिर जाने का उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें इस मृत्यु का जो हाथ बताते हैं, कई इतिहासकार कहते हैं कि जैसे इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की जो मौत का जो जिम्मेदार था, जो मौत का जो कारण था, वो किसका हाथ था? मोहम्मद बिन तुगलक का हाथ बताते हैं इसमें, जो आपके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर? अफगानपुर नामक गांव में। और कैसे हुई थी और ये महल कैसा बना हुआ था? ये लकड़ी का महल बना हुआ था, जबकि लकड़ी का महल गिरने के कारण इसकी दबकर मौत हो गई थी। इसकी डाक व्यवस्था कैसी थी? डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। ठीक है, उससे पहले डाक व्यवस्था को चलाता है इलादुद्दीन खिलजी चलाता है, और उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ डाक व्यवस्था श्रेष्ठ किसके शासनकाल में थी? गयासुद्दीन तुगलक के में। इसने और क्या करवाया था? नहरों का निर्माण करवाया था और सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाया था और न्याय व्यवस्था में सुधार किया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक की जो गृह नीति थी, गयासुद्दीन तुगलक ने क्या क्या सुधार किए थे, इसके बारे में आपको बताता हूं मैं। कि नंबर 1, किसानों की समस्या को और ध्यान देने वाला ये पहला सुल्तान था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और इसने कृषि योग्य भूमि के विस्तार कराने के साथ साथ सल्तनत के इतिहास में पहली बार नहरें खुदवाई, क्योंकि ये पहला ऐसा सुल्तान था सल्तनत काल का या दिल्ली की राजगद्दी सल्तनत काल का, जिसने किसानी की तरफ को ध्यान किया। और किसानी की तरफ को ध्यान तो किया ही किया, इसने वहां के विस्तार कराने के लिए, राज्य और क्षेत्र विस्तार करने के लिए इसने नहरें खुदवाई। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। नंबर 2, राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो राजस्व विभाग था उनको अधिकारियों ने निर्देश दिया कि राज्य के किसानों को कष्ट नहीं होना चाहिए। जो राजस्व विभाग था उन अधिकारी को गयासुद्दीन तुगलक ने निर्देश दिया कि जितने भी किसान हैं उन किसान को कष्ट नहीं होना चाहिए। और सुल्तान के निर्देश था कि जो वर्ष का उपज है, कितना वर्ष का उपज था? 1/10 या 1/11। इसका निश्चित था कि 1/10 या 1/11 से अधिक भू राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकता कोई भी। यदि कोई करता था उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। ये कार्य किसने करा? गयासुद्दीन तुगलक के। नंबर 3, सुल्तान ने ग्रामीण क्षेत्र में लगान वसूलने वाले जो वंशानुक्रम हिंदू थे, ठीक है, क्योंकि जो इलादुद्दीन खिलजी ने उससे के बाद में इलादुद्दीन खिलजी ने नियुक्त किए थे, उसके बाद में नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने भी, और इससे पहले जो गुलाम वंश का मतलब खिलजी वंश का अंतिम शासक था जिसका नाम था कुतुब मुबारक शाह खिलजी ने भी ये प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसने क्या करा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में वसूल करने वाले जो वसूलते थे, कौन कौन थे? जिसको बोला जाता था खुद मुकद्दम चौधरी वसूल करते थे, वसूल करने के बाद में सूबेदार को दिया जाता था। इसमें भी इसने निश्चित किया कि उनको ये उपाधि वापस कर दी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। और वापस करने के बाद में विशेष अधिकार वापस कर दिए
और उन्होंने इसने निर्देश दिया कि वो गांव से जो वसूली करेंगे राजस्व का 1/15 भाग से अधिक नहीं ले सकते। पहले क्या था कि जो वंशानुक्रम होता था, जो खाद मुकदम चौधरी होता था, वंशानुक्रम मतलब है कि पहले लड़का के बाद में फिर दूसरा लड़का के बाद में, मतलब एक पीढ़ी दो पीढ़ी चलना। तो ये पहले उसको बंद कर दिया था। उससे पहले जिसने आबा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी भी आता है, क्योंकि खिलजी वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद उसको वजीर बना नासिरुद्दीन खुसरो शाह, उसने बंद कर दिया था। तो बंद करने के बाद में इसने फिर दोबारा हिंदुओं को वंशानुगत हिंदुओं को जो लगान वसूल किया जाता था, क्योंकि जो लगान वसूल किया जाता था वो ग्रामीण में वहाँ के जो खुद मुकद्दम चौधरी होते थे, ये ग्राम से वसूल करते थे लगान, मतलब टैक्स वसूल करते थे। और वो वसूल करने के बाद में फिर सूबेदार या राज्यपाल या जो भी अधिकारी होता था उसको दे देते थे, और वो अधिकारी दिल्ली दरबार में उसको सौंप देते थे राजकोष के माध्यम में। तो इसने निश्चित करा, एक तो राजस्व का कितना भाग वार्षिक 1/10 और 1/11 से अधिक नहीं ले सकता कौन, राजस्व अधिकारी। उसके बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र में से जो खुद मुकद्दम चौधरी ग्रामीण क्षेत्रों से वसूल करते थे, टैक्स वसूल करते थे, तो इसने इसे निश्चित किया। पहले तो उनको विशेषाधिकारी उसको वापस कर दिया, और वापस करने के बाद में फिर ये निर्देश दिया कि 1/15 भाग से अधिक नहीं ले सकते। कौन, किसने किया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। इस बार देखें ग्यासुद्दीन तुगलक की गृह नीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण पहलू। नंबर 1, किसानों की समस्या की ओर ध्यान देने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने कृषि योग्य भूमि में विस्तार कराने के साथ साथ सल्तनत के इतिहास में पहली बार नहरें खुदवाई थी। नंबर 2, सुल्तान ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के किसानों कष्ट नहीं होना चाहिए, और सुल्तान का निर्देश था कि वार्षिक उपज का 1/10 कितना, 1/10 और 1/11 से अधिक भू राजस्व वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। नंबर 3, सुल्तान ने ग्रामीण क्षेत्र में लगान वसूलने वाले वंशानुगत हिंदुओं को अधिकारियों जिसमें खुद मुकद्दम चौधरी आदि के विशेषाधिकारी वापस कर दिए, और लेकिन निर्देश दिए कि वो गांव से वसूल किए गए राजस्व का 1/15 भाग से अधिक नहीं ले सकते। किसने बोला था? ये ग्यासुद्दीन तुगलक ने बोला था। अब 5वां, जो 4 3 बताई थी, चौथा, सुल्तान ने भूमि माप के आधार पर राजस्व वसूलने को त्याग कर, क्योंकि ग्यासुद्दीन तुगलक ने पहले था भूमि माप के आधार पर राजस्व वसूला जाता था, लेकिन इसने वो चीज त्याग कर किसका प्रयोग किया? अनुमान या आकलन के आधार पर रोज मतलब क्या था पहले, जो ग्यासुद्दीन तुगलक से पहले था कि भूमि माप के आधार पर राजस्व वसूला जाता था, लेकिन इसने ये काम नहीं किया, और इसने क्या करा कि इस चीज को त्याग कर अनुमान या आकलन के आधार पर भू राजस्व वसूलनी प्रारंभ की थी। अनुमान के आधार पर राजस्व वसूलने को नक्श प्रथा या अनकुत प्रथा की संज्ञा दी गई। ठीक है, किसकी संज्ञा? ये नकुत प्रथा और नक्श प्रथा की संज्ञा दी गई। इसने शासनकाल में भू राजस्व की दर उपज का 40% या 2/5 भाग से लेकर 20% या 1/5 भाग रही थी ग्यासुद्दीन तुगलक की भू राजस्व की दर उपज का। ठीक है, उसके बाद में ग्यासुद्दीन तुगलक को डाक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार का श्रेय दिया जाता है। इससे पूर्व सुल्तान ने अलाउद्दीन खिलजी ने 7-8 उसी कार्यकाल में 7-8 मील दूर पर एक चौकिया मतलब स्थापित की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन इसने क्या करा? 2 या 3 मील, क्योंकि इसने घटाकर, पहले क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने जो चौकियां बनाई थी वो 7-8 मील पर एक चौकी बनाता था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन इसने उसको घटाकर 7-8 की जगह क्या कर दिया? 2-3 1 मील चौकी जो चौकियां बनाई थी किसने? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। और चौकिया पर तानात हर कार्य का मतलब है जो डाक लेकर जाने वाले घुड़सवार थे वो उसको क्या बोलते हैं? हर कार्य। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर कार्य क्या था? डाक ले जाने वाला घुड़सवार था। को निर्देश दिया कि वो 100 मील की दूरी जो तय करेगा 12 घंटे में तय करेगा। उसके बाद में छठा,
इसने मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था और प्रतिबंध लगाने के बाद में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अच्छी कानून व्यवस्था की जानकारी इसी के शासनकाल में मिलती है। ठीक है, इसने अपने अधिकारियों को बीच भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उनका वेतन बढ़ा दिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन और इसमें क्या है, नंबर 4, सुल्तान ने भूमि माप के आधार पर राजस्व वसूलने को त्याग कर पूरी तरह अनुमान और आकलन, ठीक है, अनुमान आकलन के आधार पर भू राजस्व वसूली प्रारंभ की थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। अनुमान के आधार पर राजस्व वसूलने को नक्श प्रथा या कनकुट प्रथा की संज्ञा दी गई थी। इसने शासन काल में इसके शासन काल में भू राज की दर उपज का, ठीक है, भू राज की दर उपज का कितना परसेंट? 40% या 2/5% भाग से लेकर 20% या 1/5 भाग कर रखी थी। ठीक है, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक को डाक व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार का श्रेय दिया जाता है। इस पूर्व सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में 7 या 8 मील, ठीक है, दूर पर एक चौकी होती थी। ठीक है, चौकी स्थापित की गई थी, लेकिन इसने गयासुद्दीन तुगलक ने घटाकर 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 मील पर एक चौकी कर दी। साथ ही डाक पर चौकियों को तैनात, ठीक है, हर कार्य को मतलब है डाक ले जाने वाला घुड़सवार है। इसने, क्योंकि जिसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था, 7-8 मील पर एक चौकी तैनात की थी और इसने क्या उसे घटाकर 2-3, गयासुद्दीन तुगलक ने 2 या 3 चौकियां 2 या 3 मील पर एक चौकी तैनात कर दी। और उसके साथ ही उस चौकी का जो तैनात था आदि कर्मचारी, जिसका नाम था, जिसको कहते थे हरकारो, डांग, जिसका हरकारो, और हरकारो क्या होता है? डांग ले जाने वाला घुड़सवार को निर्देश दिया था कि 100 मील की जो दूरी तय करेंगे आप 12 घंटे में दूरी तय करेंगे। और इसने गयासुद्दीन तुगलक ने मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया था और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अच्छी कानून व्यवस्था जो बताई है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छी कानून व्यवस्था जो बताई है वो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बताई है और उसके शासनकाल में ही जानकारी है। तो गयासुद्दीन तुगलक की कानून व्यवस्था की जानकारी इसी शासनकाल में मिलती है। इसने अपने अधिकारियों को भ्रष्टाचार से मतलब भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अपने जितने भी कर्मचारी थे कोई सी विभाग के, उनके वेतन बढ़ा दिया था। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने भू राज वसूल को त्याग कर किसका प्रयोग किया था? अनुमान या आकलन के आधार पर, क्योंकि भू राजस्व जो वसूला जाता था उससे पहले भूमि माप के आधार पर वसूला जाता था। इसने क्या करा? अनुमान या आकलन, जो अनुमान या आकलन रहेगा उसके अनुसार ही भू राज वसूल किया जाएगा। और इसी आकलन और अनुमान को लगाने से जिसको क्या किसकी संज्ञा दी गई? नक्श प्रथा या कनकुट प्रथा की संज्ञा दी गई। इसके शासनकाल में भू राजस्व का उपज का दर क्या था? 40% या 2/5 भाग था और उससे लेकर 20% या 1/5 भाग रही थी। इसके गयासुद्दीन तुगलक के जो क्या था? भू राजस्व की दर उपज का, भू राजस्व की दर उपज का 40% या 2/5 भाग से लेकर 20% या 1/5 भाग रही थी। उसके बाद में पॉइंट 5, गयासुद्दीन तुगलक को डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण सुधार का श्रेय दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। इससे पहले क्या था? जो अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी और जो डाक व्यवस्था उसमें सुधार लाना सबसे महत्वपूर्ण किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का था। तो इससे पहले क्या था कि 7-8 मील पर एक चौकी बनाई जाती थी और इसने गयासुद्दीन ने क्या करा कि 7-8 मील को घटाकर इसने 2-3 मील पर अपनी एक चौकी बनाई और उसके साथ ही क्योंकि इसने तो चौकी बनाई थी, इसके साथ ही गयासुद्दीन ने उस चौकी पर एक तैनात जिसका नाम था हरकारो, एक घुड़सवार डाक ले जाने वाला एक सैनिक होता था घुड़सवार, वो डाक को ले जाता था और दूरी भी तय करवाई कि 100 मील की दूरी आप 12 घंटे में तय करेंगे। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने ही, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गयासुद्दीन तुगलक ने ही मद्यपान पर
प्रतिबंध लगा दिया था और इसके ग्यारहवीं तुगलक ने प्रतिबंध लगा दिया था मद्यपान पर। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे अच्छी कानून व्यवस्था की जानकारी इसी के शासनकाल में मिलती है। इसने और क्या करा था कि जो इसके भू राज वसूलने वाले सैनिक जो कर टैक्स को इकट्ठा करते थे उनको भ्रष्टाचार से बचाने के लिए उनकी वेतन में बढ़ोतरी बढ़ा दी, जिससे कि भ्रष्टाचार ग्यारहवीं तुगलक ने सोचा कि जिससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़े। किसने करा था ये काम? ये सब ये ग्यारहवीं तुगलक ने किया था। इसके शासनकाल में पॉइंट नंबर 7, इसके शासनकाल में दक्षिणी का वारंगल का विद्रोह हो गया था। ठीक है, क्योंकि इसके शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में वारंगल का विद्रोह हो गया था और विद्रोह होने के बाद में इसने दिल्ली की अधीनता त्याग दी थी। उसके बाद में 1321 में इसने गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पुत्र वारंगल अभियान के लिए जौना खां भेजा था और जौना खां भेजने के बाद में वहाँ का जो शासक था प्रतापरुद्र देव था और प्रतापरुद्र देव द्वारा दिल्ली तथा वारंगल के बीच संपर्क भंग कर दिए जाने के कारण दिल्ली से सूचना मिलनी बंद हो गई थी और अफवाह फैल गई थी कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई है, जिससे कि जौना खां बिना विजय प्राप्त करे हुए जौना खां कहाँ गया था? दिल्ली आ गया था और दिल्ली लौटने के बाद में देखा कि ये अफवाह है और सुल्तान की मौत नहीं हुई है। उसके बाद में फिर पुनः, क्योंकि 1321 में आक्रमण किया था, वहाँ पे ये अफवाह फैलने के कारण और दिल्ली और वारंगल में संपर्क होने के कारण इसके संपर्क नहीं हो पाया जौना खां का, जिससे कि ये लौट के आ गया दिल्ली और वहाँ आके देखा तो सुल्तान सुरक्षित थे, सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी। फिर पुनः जौना खां ने 1323 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण कर और रुद्र प्रताप देव को हरा दिया और हराने के बाद में वारंगल राज्य को सल्तनत में मिला लिया और सल्तनत में मिलाने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? सुल्तानपुर रख दिया। ठीक है, अब देखें 7, इसके शासनकाल में दक्षिणी का वारंगल राज्य विद्रोही विद्रोही हो गया और इसने दिल्ली की अधीनता त्याग दी। नंबर 8, 1321 में, कब? 1321 में वारंगल यान पर कौन गया? जौना खां, जो युवराज, जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, भेजा गया और वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव द्वारा दिल्ली तथा वारंगल के संपर्क भंग कर दिए जाने के कारण दिल्ली में सूचना मिलनी बंद हो गई थी। सेना में फ्लैग, ठीक है, क्या हो गया था? सूचना जो बंद हो गई थी तो सेना में फ्लैग नाम की जो बीमारी है वो फैलने लगी और दिल्ली में सुल्तान की मृत्यु की अफवाह फैल जाने के कारण वारंगल किए बिना ही जौना खां वापस दिल्ली लौट आया था। उसके बाद में फिर पुनः 1323 ईस्वी में वारंगल पर फिर आक्रमण किया और विजय हासिल की। विजय हासिल करने के बाद में रुद्र प्रतापरुद्र देव को हराया और हराने के बाद में वारंगल राज्य को सल्तनत में मिला लिया गया और सल्तनत में मिलाने के बाद में गयासुद्दीन तुगलक ने इसका नाम बदल क्या धर दिया? सुल्तानपुर। क्या धर दिया? सुल्तानपुर नाम धर दिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किसने वारंगल का नाम बदलकर किस शासक ने किया था? तो किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर पूछा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल का नाम बदलकर क्या नाम धरा था? तो क्या नाम धरा था? सुल्तानपुर। और 1321 ईस्वी में किसको अभियान में भेजा था? गयासुद्दीन तुगलक ने जौना खां युवराज, ठीक है, इसका पुत्र था, पर वो अभियान बिना सफल के ही वो आ गया, अफवाह फैल गई थी। एक तो कारण था कि सैनिक जो फ्लैग रोड काफी फैल गया था और दिल्ली और वारंगल के बीच का जो मार्ग रुद्र प्रताप देव ने बंद कर दिया था और बंद करने के बाद में जो जौना खां था उसको दिल्ली के बारे में पता नहीं पड़ा किसी भी सूचना के माध्यम से और अफवाह ये फैल गई थी कि युवराज की मृत्यु हो गई है, जिससे कि लौटकर वापस आ जाता है दिल्ली को जौना खां। फिर पुनः आक्रमण कब किया था वारंगल पर? 1323 ईस्वी में। किसने? जौना खां ने। और किसको हराया था? प्रतापरुद्र देव को, जो वारंगल का शासक था। हराने के बाद में कब वारंगल को सल्तनत में अधीन में कर लिया था? कब मिला लिया था? तो कब मिलाया था? 1323 ईस्वी में।
और नाम बदलकर धरा था गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल का सुल्तानपुर। ठीक है, उसके बाद में नंबर 10, वारंगल अभियान में वापस आते समय कौन? जौना खां। जब वारंगल वापस आ रहा है जौना खां, तो रास्ते में ही जाजनगर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, क्योंकि वारंगल पर विद्रोह होता है 1300 आपका 53 जो उस टाइम पे क्या होता है कि वारंगल पर आक्रमण होता है। कौन करता है? किसको भेजता है? गयासुद्दीन तुगलक को भेजता है जान खां को, क्योंकि वहां पे विद्रोह हो जाता है 1321 में। और 1321 में किसी अफवाह उड़ जाती है कि सुल्तान की मृत्यु हो गई है। और एक कारण ये भी था कि जो वारंगल और दिल्ली का जो मार्ग था उसको रुद्र प्रताप देव वहां का शासक था, उसको बंद कर देता है। और बंद करने के बाद में कोई सूचना नहीं मिल पाती है जौना खां को दिल्ली की, जिससे कि वो दिल्ली वापस आ जाता है बिना आक्रमण, मतलब बिना विजय प्राप्त करने के बाद में। फिर पुनः करता है आक्रमण कौन? जौना खां, जो 1323 ईस्वी में। और आक्रमण करने के बाद में 1323 में वारंगल पर आक्रमण करने के बाद वारंगल को हरा देता है। और वारंगल हराने के बाद में, मतलब रुद्र प्रताप देव को हरा देता है। हराने के बाद में वारंगल को सल्तनत काल में मिलाया जाता है और गयासुद्दीन तुगलक वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर धर देते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये रास्ते में आता है तो रास्ते में जगह पड़ती है जाजनगर, जो उड़ीसा में है। उसका जो शासक था भानुदेव द्वितीय, और भानुदेव द्वितीय को पराजित कर देता है। और पराजित क्यों करता है? क्योंकि जो भानुदेव द्वितीय ने वारंगल के शासक रुद्र प्रताप देव की सहायता की थी, इसलिए उसको ये हरा देता है, पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद में उसी को भी अपने अधीन कर लेता है। और एक उल्लेख मिलता है कि उसी समय पे क्या होता है, उसी समय पर कि जौना खां दक्षिणी में था, क्योंकि दक्षिणी में वारंगल है, जौना खां दक्षिणी में था। तो उसी दौरान एक मंगोल आक्रमण होता है, सुल्तान के द्वारा विफल किया जाता है। एक मंगोल आक्रमण होता है और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा वो मंगोल आक्रमण को विफल कर देता है। कब होता है? जब ये जौना खां दक्षिण में होता है। तो सहायता करने के कारण ही जो जाजनगर उड़ीसा था उसका शासक था भानुदेव द्वितीय को पराजित करने के बाद में, और आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि इसने प्रतापरुद्र देव की सहायता की थी। फिर पॉइंट नंबर 11, गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में एक बंगाल राज्य में विद्रोह होता है। बंगाल राज्य में विद्रोह का कारण होता है कि जो उसका जो बंगाल का शासक था शमसुद्दीन फिरोज शाह, इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसके 3 पुत्र होते हैं। एक पुत्र का नाम गयासुद्दीन, दूसरे का नाम सिराउद्दीन और तीसरे का नाम नासरुद्दीन। और आपस में सत्ता के चक्र में संघर्ष होता है और आपस में आक्रमण होता है। और काफी आक्रमण करने के बाद में विजय प्राप्त होती है नासरुद्दीन की। ठीक है, और नासरुद्दीन की, और विजय क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि नासरुद्दीन सहायता मांगता है किससे? गयासुद्दीन तुगलक को, तो गयासुद्दीन तुगलक से। और गयासुद्दीन तुगलक स्वयं बंगाल जाता है। कब? 1324 और 25 ईस्वी में स्वयं गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जाता है। और बंगाल जाने के बाद में उनकी सहायता करता है किसकी? नासरुद्दीन की। और नासरुद्दीन की सहायता विजय प्राप्त करने के बाद में फिर गयासुद्दीन तुगलक पूर्वी भाग को सल्तनत में मिला लेता है और पश्चिमी भाग का शासक बना देता है किसको? नासरुद्दीन को। और शासक नासरुद्दीन को बना देता है। और नासरुद्दीन को शासक बनाने के बाद में, क्योंकि पश्चिमी का शासक किसको बना देता है? नासरुद्दीन को। और जो पूर्वी का जो भाग है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है गयासुद्दीन तुगलक। जब ये इसी अभियान में जो बंगाल अभियान था, गयासुद्दीन तुगलक को पता पड़ता है कि इसका जो विरोधी है कौन? संत निजामुद्दीन औलिया जो सिखी संप्रदाय के थे वो दिल्ली में मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कारण था कि जो भी उसने धन दिया था उससे पहले, जो आपका खुसरो शाह था, वो जो वजीर था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जी का, तो जो अंतिम शासक है, तो उसने काफी राजकोष को लुटा दिया था। राजकोष को पूर्ण करने के लिए इसने धन वापस करने के लिए बोला, पर निजामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया, जिससे कि काफी नाराज हुआ गयासुद्दीन तुगलक। नाराज होने के बाद में जब इसको पता पड़ा कब? बंगाल अभियान पर, कि मेरा जो विरोधी है निजामुद्दीन औलिया वो दिल्ली में मौजूद है
और एक बात और, जौना खां था जो इसका पुत्र था वो निजामुद्दौला का अनुयायी बन जाता है और अनुयायी बनने के बाद में वो भविष्यवाणी करता है। कौन? निजामुद्दौला की भविष्यवाणी करता है कि आप निश्चित ही और आप अधिक समय नहीं, कुछ समय के बाद ही आप दिल्ली की राजगद्दी, मतलब सल्तनत का मतलब तुगलक वंश का जो तुगलक वंश के शासक आप ही बनेंगे जल्दी, जिससे कि जौना खां काफी प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के बाद एक तो इसने भविष्यवाणी कर दी, दूसरा ये अनुयायी बन गया और तीसरा विरोधी किसका था? गयासुद्दीन तुगलक का विरोधी था। तो गयासुद्दीन ने निजामुद्दौला से बोला कि जब तक मैं दिल्ली आऊँ वहाँ से आप दिल्ली से चले जाएं। और फिर इधर निजामुद्दौला ने इसी समय बोला था कि जो निजामुद्दौला ने जो बात कही थी कि हनुज ए दिल्ली द्रस्त, क्या बात कही थी? हनुज ए दिल्ली द्रस्त, इसका अर्थ, इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। और रास्ते में एक जगह है आपकी, कौन सी जगह? आपकी अफगानपुर, ठीक है। एक गयासुद्दीन तुगलक अफगानपुर जब बंगाल से आ रहा था, रास्ते में ही अफगानपुर गांव पड़ता है, उसमें विश्राम करने के बाद में, और उस जिसमें विश्राम करता है लकड़ी का बना हुआ महल होता है, इसके ऊपर गिर जाता है और गिरने के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस बार देखें वारंगल अभियान में वापस आते समय जौना खां ने जाजनगर उड़ीसा के शासक भानुदेव को पराजित कर देता है और पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद में क्यों करता है? क्योंकि इसने वारंगल की सहायता की थी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि जिस समय जौना खां दक्षिणी में था उसी दौरान हुए एक मंगोल आक्रमण में सुल्तान द्वारा विफल किया गया था। पॉइंट नंबर 11, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में बंगाल राज्य विद्रोह, ठीक है, एक वारंगल विद्रोह, ये बंगाल राज्य विद्रोह गया। और बंगाल का शासक कौन? शमसुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु होने के बाद में उसके 3 पुत्र होते हैं। तीनों पुत्र आपस में युद्ध करते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, जिसमें एक पुत्र होता है उसका गयासुद्दीन, दूसरा पुत्र होता है सियाबुद्दीन और तीसरा पुत्र होता है नासरुद्दीन, ठीक है। एक होता है गयासुद्दीन, दूसरा होता है सियाबुद्दीन और तीसरा होता है नासरुद्दीन। नासरुद्दीन सहायता मांगता है किससे? गयासुद्दीन तुगलक को। तो गयासुद्दीन तुगलक सहायता मांगता है, गयासुद्दीन तुगलक सहायता करने के लिए भी जाता है और 1324-25 में वो बंगाल अभियान में स्वयं जाता है, जिससे कि नासरुद्दीन की सहायता करते हैं। और नासरुद्दीन सहायता करने के बाद में फिर क्या होता है? करने के बाद में जो पश्चिमी भाग है उसका सुल्तान किसको बना देता है? शासक नासरुद्दीन को बना देता है। और जो पूर्वी भाग बंगाल का है उसको गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में मिला देता है। और इसी समय, ठीक है, इसी समय इसको पता पड़ता है कि मेरा जो विरोधी है, कौन? बंगाल के अभियान पर ही पता पड़ता है कि मेरा जो विरोधी है दिल्ली में ओलिया मौजूद है। इसका पुत्र जौना खां ओलिया का अनुयायी बन गया था। इसने भविष्यवाणी की थी कि आप शीघ्र ही सुल्तान बनेंगे। और सुल्तान बनने के बाद में इसने फिर पत्र के माध्यम से गयासुद्दीन तुगलक ने भेजा था कि आप दिल्ली को छोड़कर जाएं जब तक मैं आ जाऊं। उसी समय ओलिया ने बोला था कि दिल्ली अभी दूर है, हनुजे दिल्ली द्रस्त बोला था, हनुजे दिल्ली द्रस्त, मतलब अर्थात दिल्ली अभी दूर है। और रास्ते में जब ये आता है अभियान में बंगाल में, उस टाइम पे जगह होती है, गांव होता है अफगानपुर नामक गांव में ये ठहरता है। और जो महल है वो लकड़ियों का महल बनता है, जिससे लकड़ियों का महल बनने के बाद में इसके ऊपर गिर जाता है, गिरने के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। और अधिकतर इतिहासकार बताते हैं कि इसका मृत्यु होने के बाद में जिसने जो 2 लकड़ी का महल बनाते हैं वो इसी के सरदार होते हैं, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के सरदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा वो महल बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये महल गिरकर इसके ऊपर इसकी आत्महत्या मतलब हत्या गयासुद्दीन तुगलक की हो जाए। उसके बाद में शासक मोहम्मद बिन तुगलक मतलब जौना खां, जबकि इसका पुत्र ही था, ठीक है, जौना खां इसका पुत्र ही था। और गद्दी पर जो बैठता है किसके नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। और षड्यंत्र का सारा खेल मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ इतिहासकार बताते हैं। बंगाल अभियान से वापस आते समय सुल्तान ने, ठीक है, बंगाल अभियान से वापस आते समय सुल्तान ने तिरहुत कहाँ पड़ती है? मिथिला, उस टाइम पे तिरहुत मिथिला और कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है, के शासक किसको? हरदेव को
पराजित किया था और बंगाल के अभियान से वापस लौटने के समय सुल्तान, क्योंकि जो बंगाल से वापस आ रहा था तो रास्ते में तिरहुत मिथिला बिहार के शासक था हरदेव को पराजित किया किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। और रास्ते में ही जो इसने रास्ते में भी किसको पराजित किया था, रास्ते में ही जो बंगाल का जो अभियान हो रहा था तो बंगाल अभियान में गया था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, किसकी सहायता करने के लिए, नासिरुद्दीन की सहायता करने के लिए। और नासिरुद्दीन की सहायता करने के बाद में नासिरुद्दीन ने ये सहायता की और वो युद्ध में जीत गया, जिससे कि पश्चिम बंगाल में नासिरुद्दीन को वहां का शासक बना दिया और पूर्वी इलाके को इसने किसमें सदर काल में मिला लिया था। अब जब ये वहां से वापस आ रहा था तो वापस आने के समय में रास्ते में पड़ती है एक तिरहुत, जो मिथिला, जो उस टाइम पे मिथिला तिरहुत जगह है, मिथिला अब है बिहार में, कि शासक हरदेव को वहां पे पराजित किया था। फिर उसके बाद में पराजित करने के बाद में जब ये इस बंगाल अभियान से लौटने के बाद में सुल्तान का स्वागत हेतु दिल्ली के निकट, किसके निकट, दिल्ली के निकट एक अफगान गांव है, ठीक है, अफगान गांव में लकड़ी का एक समियाना, मतलब सामियाना किसके देख रेख में बना था, ये मलिक अहमद अयार की देख रेख में तैयार कराया था। इस समियाना में गयासुद्दीन तुगलक, कौन कौन रुके थे, गयासुद्दीन तुगलक और उसका पुत्र था जिसका नाम था महमूद खां की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में जब मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पर कौन बैठता है, गद्दी पर बैठता है आपका जौना खान जिसका पुत्र है, और किसके सहयोग से, औलिया में इसमें काफी हमारे जो इतिहासकार बताते हैं कि षड्यंत्र में, इसकी मृत्यु षड्यंत्र में औलिया का काफी बड़ा हाथ था, क्योंकि जौना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक जो राजगद्दी पर बैठा था इस नाम से, वो उसका अनुयायी बन गया था। अनुयायी बनने के बाद में उसकी बात मानने लगा था और उसने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में आप यहाँ दिल्ली सल्तनत के राजा बनोगे, मतलब आप यहाँ के सुल्तान बनोगे, जिससे कि वो काफी प्रभावित हुआ था। और प्रभावित होने के बाद में और एक बात और थी कि निजामुद्दीन औलिया को जो 5 लाख जो टंका दिया था उसको वापस करने के लिए प्रेशर डाला था किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। एक ये भी कारण था, इसलिए उसको मरवाना चाहते थे। तो अलग अलग इतिहासकार ने अलग अपना कथन दिया है, विचार दिए हैं। तो ये क्वेश्चन अब देखो परिभाषा वर्णी के अनुसार, वर्णी ने क्या बोला है कि बिजली गिरने के कारण समियाना गिरा था। किसी काम पर ने क्या बोला है कि बिजली उस पर गिर गई थी, ये बिजली बरसा वाली सड़कती है, उसके गिरने के बाद में वो समियाना गिरा था, इसलिए इन दोनों की मृत्यु हुई, किसकी, महमूद खां और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। उसके बाद में इसामी के अनुसार, इसामी क्या बोलता है, यह जौना खां और औलिया का षड्यंत्र था, ठीक है, यह जौना खां तथा औलिया का षड्यंत्र था इसे मरवाने के लिए। और इब्न बतूता क्या बोलते हैं, इब्न बतूता के अनुसार ये क्या बोलते हैं कि जौना खां को सुल्तान की हत्या का दोषी माना गया। दोषी क्यों माना गया कि जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था नाम से, उससे पहले जौना खान था इसका वास्तविक नाम, और गद्दी पर बैठा था किस नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। तो बैठा था, तो बैठने के बाद में जो इसका समियाना का जो देख रेख कर रहा था मलिक अहमद अयाज को, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए था, क्योंकि उसका बाप मारा था, उसका एक भाई भी मारा था, लेकिन ये ऐसा नहीं करता और मलिक अहमद अयाज को ये अपना वजीर पद दे दिया, वजीर पद बना देता है। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। इसलिए ये इब्न बतूता ने के कहा है कि जौना खां को सुल्तान की हत्या का दोषी माना गया, और इसामी ने भी इसी बात को कहा है कि जौना खां और औलिया का षड्यंत्र था। लेकिन वर्णी ने बोला कि बिजली गिरने के कारण सामियाना था वो गिरा था। अब ये क्वेश्चन जो बनता है, ये बनता है कि बंगाल अभियान के वापस समय में जो मिथिला कहाँ पर आक्रमण किया था, कौन शासक था वहाँ का जिसको हराया था, तो वहाँ का शासक था हरदेव, ठीक है। तिरहुत मिथिला बिहार में एक जगह है तिरहुत, जो मिथिला राज्य में मतलब मिथिला जिले में है, और उस टाइम पे अब प्रेजेंट में बिहार में पड़ती है, ठीक है। तो बिहार में तो उसका जो राजा था, शासक था हरदेव ने उसको पराजित किया था। और जब अभियान में आगे चला, जब वापस आ रहा था दिल्ली की तरफ, तो उसका स्वागत करने के लिए एक
लकड़ी का एक महल, मतलब सामियाना, मतलब लड़का एक लकड़ी का महल बनाया था। किसके देख रेख में? मलिक अहमद अयाज के देख रेख में। ये पूछा था किसके देख रेख में बनाया था? वो बनाया था मलिक अहमद अयाज के में। और ये मलिक अहमद अयाज वही है जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो पद देता है। मोहम्मद बिन तुगलक इसको किस नाम पद देता है? वजीर का पद देता है। तो उसके देख रेख में उसका एक पुत्र था महमूद खां, और गाजी तुगलक की उसे गिरने, उस पर जो गिर जाती है उसमें एक इसका पुत्र था महमूद खां, और गयासिन तुगलक था। इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में राजगद्दी पर कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, और पहले नाम था जौना खां। और ये भी जौना खां भी गयासिन तुगलक का पुत्र होता है। ऐसे एक दो अभियान में इसने इसका सहयोग करा था। जैसे आपके जो पहले पीछे जो वारंगल अभियान था, जौना खां ने सहायता करी थी, और जौना खां ने सुल्तान से इसका वारंगल पर आक्रमण किया था, और संघर्ष भी वहाँ पे चला था। जो आपको मैंने पूरा गयासिन तुगलक की, जो तुगलक वंश में कौन कौन शासक है, ये कितने वर्ष तक चला, इसमें प्रथम संस्थापक कौन था और प्रथम शासक कौन था, ठीक है। और आपका उसमें उससे काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से बनाए। इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपका गयासिन तुगलक का काफ़ी महत्वपूर्ण और एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपको हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, और मिलते भी है क्वेश्चन। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलते मोहम्मद बिन तुगलक और गयासिन तुगलक, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत हुई थी किसान का और व्यापार का और राजस्व डाक व्यवस्था का। आप यहाँ पर विस्तार कई चीज़ इनका सुधार होता है, जिससे कि आगे चलकर ये फायदा भी होता है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और एक बात और, देखो मेहनत लगती है किसी भी वीडियो बनाने के लिए। मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उस पर नहीं कोई कमेंट है एक भी, और नहीं कोई उस पर लाइक है, जिससे आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा वीडियो देखें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें और लाइक करें, और जो भी कमी है उसको बताएं, ठीक है। तो KPS अकेडमी हिस्ट्री में KPS हिस्ट्री में रिंकू कुमार से आपसे अनुरोध यही है कि पूरा वीडियो देखें, अधिक से अधिक दोस्तों के शेयर करें। धन्यवाद, और आपकी इच्छा है।